नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी उदासी, कहीं बेचैनी, तो कुछ थकान, तो कभी व्याकुल है मन, बोझिल होने लगी हैं सांसें, कभी तेज तो कभी धीमी हो रही है दिल की धड़कन। आजकल उत्तर भारत में रहने वाले बहुत से लोगों का यही हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है और प्रदूषित वातावरण सभी के स्वास्थ्य के लिए कई तरह की जटिलताएं और खतरे उत्पन्न कर रहा है। अब प्रश्न है यही कि कैसे इस पीड़ा को विराम दें, बोझिल होती सांसों को कैसे आराम दें, किस प्रकार वायु प्रदूषण से आप बचाव कर सकते हैं और इस स्थिति में आपको क्या करना है, कौन से हैं वो लक्षण जिन्हें लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है और किस प्रकार वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को आप बचा सकते हैं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि दरअसल वायु में उपस्थित कौन से वो प्रदूषित कण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और कारण बनते हैं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के होने का। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के अधिक स्तर के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से श्वसन रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीज और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। वायु प्रदूषण का प्रभाव वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों पर पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग जो श्वसन तंत्र के संक्रमण से ग्रस्त हैं, जिन्हें श्वसन एलर्जी या कोई श्वसन रोग है, दमा रोगी, हृदय रोगी, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चे, वृद्ध लोग भी वायु प्रदूषण के प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं। आवश्यक है कि वायु में प्रदूषण का अधिक स्तर होने पर बाहर न जाएं। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और खास तौर पर श्वसन समस्या या कोई अन्य बीमारी के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव से जो कुल मृत्यु होती है उसमें लगभग 29% में लंग कैंसर की वजह से, लगभग 45% में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और लगभग 24 और 23% स्ट्रोक और इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से होती है। इतना ही नहीं, कई तरह के दुष्प्रभाव हैं। किस तरह से हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है वायु प्रदूषण, बच्चों के विकास पर इसका क्या प्रभाव होता है और कौन सी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो लोग वायु प्रदूषण में अधिक रहते हैं उनमें डिजेनरेशन की प्रक्रिया यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण हमारी कोशिकाओं से लेकर शरीर के सभी अंगों को, ऊतकों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में बचाव के लिए क्या किया जाए, ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर राजीव नारंग, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और श्वसन रोगियों को किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, मेदांता द मेडिसिटी। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है, अर्थात वायु प्रदूषण की समस्या सभी लोगों को, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को और हमारे आसपास परिवार के लोगों को, हम सभी को प्रभावित कर रही है। समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही खोजने हैं। विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त करने के लिए उन्हें हमने यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है STD कोड जो आपको लगाना है,
और नंबर है 23387031 और 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। और जैसा कि समाचारों से ही ज्ञात है कि जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे ही जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस तरह की स्थिति हम सभी के लिए कितना बड़ा ख़तरा और कितना चुनौतीपूर्ण आपको लगता है आने वाले 2 से 3 महीनों की अगर बात की जाए? तो अगर हम स्थिति को देखें तो ये स्थिति जो है ये काफ़ी ख़राब है और हर साल ये ऐसी ही स्थिति रहती है। अगर हम एक रिपोर्ट देखें जो इस साल आई है एयर क्वालिटी के पे हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की, उनका ये मानना था कि 2021 में 8 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसलिए ये एक साइलेंट किलर है और बहुत लोगों की एयर पोल्यूशन के कारण मौत भी होती है। एक ग्लोबल हेल्थ का रिपोर्ट जो इंडिया से आया है उसमें भी जो इंडिया में लोगों की डेथ हुई है इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन को अगर हम कंबाइन करके देखें वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे आपने कहा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक के कारण कई लोगों की डेथ हो जाती है। ये समझना ज़रूरी है कि हम एयर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम आजकल के दिनों में बात करते हैं जब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, पर उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। जो लोग हर साल इस बुरी वायु को अंदर ले रहे हैं उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बच्चों में भी और एडल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। उनकी बच्चों की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, लंग ग्रोथ पे असर पड़ता है, अर्ली एजिंग होती है और कई बीमारियां जो हम पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था अब देखा जा रहा है कि एयर पोल्यूशन के कारण वो भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। तो एयर पोल्यूशन का एक तो एक्यूट इफेक्ट होता है जो हम देखते हैं। और एक स्टडी जो हमने की थी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के हॉस्पिटल से भी हम कोलैबोरेशन के साथ जी कि जब भी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसके अगले 6 दिन में हॉस्पिटल में बच्चों की और अडल्ट की जो एडमिशन्स हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण एकदम बढ़ जाती हैं। तो एक तो एक्यूट इफेक्ट है और एक दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जी, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर गुलेरिया। कार्यक्रम के शुरुआत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अक्सर वायु प्रदूषण की बात हम इस समय करते हैं जब समाचारों में ये खबरें आने लगती हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, कहीं आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो कहीं खांसी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो क्या सामान्य जो लक्षण हम लोग बात कर रहे हैं, समस्या इतनी ही सामान्य है क्योंकि उनके लिए तो आने वाला एक लंबा जीवन सामने है? जी, तो अगर देखें एक्यूट प्रॉब्लम को कि अभी जिस समय प्रदूषण बढ़ा, जैसे अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, तो बच्चों की हॉस्पिटल विजिट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दोनों से बढ़ जाती हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन आम तौर पे ठंड के साथ और ज़्यादा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन से, और ये समय एक ऐसा भी होता है जब और वायरसेस ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इनके दोनों के इकट्ठे मिलने से जो बच्चा है उसकी सांस की नली साइज़ में बड़ों के मुताबिक छोटी है, उसमें थोड़ी सी भी सूजन आएगी तो ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी आएगा, उसमें रुकावट जल्दी आएगी। तो बहुत सारे बच्चे अस्थमा की तरह बिहेव करते हैं जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है और नेज़ल कंजेशन से शुरुआत होकर और छाती तक नीचे तक जाते हुए उनको रोग आ जाता है और वो कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता है और जानलेवा भी हो जाता है। ये तो है कुछ एक्यूट प्रभाव की अगर हम बात करें। अगर हम क्रॉनिक प्रभावों की बात करें तो अस्थमा अपने आप में एक एपिजेनेटिक डिजीज़ मानी जाती है कि आपको एक जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, शायद आपको एलर्जीज़ हो सकती थी, लेकिन अगर आपकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका प्रभाव बढ़ाती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन है, जिसमें टबैको स्मोक भी हो सकती है, आउटडोर पोल्यूशन भी हो सकता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हमारे आजकल के रहन सहन हो गया उसके अंदर ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये बच्चों को दोनों तरफ से इम्पैक्ट करती है। एक लॉन्ग टर्म जो जिस बच्चे को शायद कभी सांस की तकलीफ़ नहीं होती उसको वो उत्पन्न हो जाती है और वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर देखें जो गर्भवती माता है जी, उसका जब एक्सपोजर होता है एयर पोल्यूशन के साथ तो उसके पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, उसका वज़न कम हो सकता है और कुछ मानसिक रोग भी देखे गए हैं कि उनके साथ एक एसोसिएशन पाया गया है। डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते कि यही एकमात्र कारण है, लेकिन देखिए हम कुछ तत्वों के तो बने हुए हैं ना, 5 तत्व का शरीर है, उसमें वायु एक बहुत बड़ा तत्व है। अगर वो वायु वो तत्व ही हमारा जो है वो
ख़राब होगा और दूषित होगा तो उसका जाहिर है कुछ ना कुछ तो असर आएगा। तो साइंस ये कहती है कि उसके असर से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिजीज़ के कुछ चीज़ें, ADHD, ये सब भी होने के रिस्क होते हैं। जी, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है डॉक्टर नारंग, और यही वो समय है जहां पर ठंड की भी शुरुआत होती है, टेम्परेचर भी डिप होने लगता है। ऐसे में बहुत बार देखा जाता है किसी व्यक्ति को सडन हार्ट अटैक आया, पहले से कोई लक्षण नहीं थे, और अब ये समस्याएं चाहे हार्ट अटैक की हो या स्ट्रोक की हो, जो युवा हैं उनमें भी, यंग एडल्ट्स की बात होती है, उनमें भी काफ़ी देखी जा रही है। क्या आप कोई संबंध या कोरिलेशन देखते हैं? अगर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हो, ठंड अधिक हो, किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव होता है, और लगभग कितना समय लगता है जब किसी भी व्यक्ति में ये जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मौसम, इस टाइम पर दोनों चीज़ें आती हैं, तो ठंड भी आती है और पोल्यूशन भी आती है। और ठंड का रिलेशन जो है हार्ट डिजीज़ से, सडन एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक्स एंड सडन कार्डियक डेथ से काफ़ी पहले से जाना गया है। और उसके साथ ही अब पोल्यूशन का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा रियलाइज़ हो गया है। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आ गई हैं जिसमें पता लगा है कि पोल्यूशन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है हार्ट डिज़ीज़ की डेवलपमेंट और प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए। तो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल ये है कि दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो पोल्यूशन से धीरे धीरे नसों में प्लाक्स बनते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं, उनका ग्रोथ होती रहती है, वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ। और एक्यूट इफेक्ट है कि जैसे जब पोल्यूशन होता है उसमें एक तो लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं खासकर, उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, मशीन घर पे रखनी चाहिए, हम जनरली रिकमेंड करते हैं। और अगर ज़्यादा जाए तो उसके लिए दवाई हो सकता है बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जनरली हम कहते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 तक हो, नीचे का 90 तक हो, उससे ज़्यादा जाए तो आप कंसल्ट करिए दवाई बढ़ाने के बारे में। दूसरी बात है कि पोल्यूशन से हार्ट की रिदम प्रॉब्लम्स में भी इंक्रीज़ हो सकती है, जिनको हम एरिथमियाज कहते हैं। और ये एरिथमियाज मतलब कि हार्ट की रिदम नॉर्मली रेगुलर बीट हो रहा होता है, लेकिन अचानक उसमें रिदम प्रॉब्लम हो जाए तो उससे अचानक मरीज़ को धड़कन होती है, अचानक चक्कर आ सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसका भी पाया गया है कि पोल्यूशन से ये चीज़ बढ़ती है। तो पोल्यूशन जो कहते हैं कि एक नया इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है। स्मोकिंग का तो हमें बहुत पहले से पता था, पर अब कई स्टडीज़ ऐसी आ गई जिसमें पोल्यूशन जो है लिंक करा गया है हार्ट डिजीज़ से, डिफरेंट स्टडीज़ में पाया गया। तो इसलिए हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जी, तो समस्या एक है, लेकिन उसकी जटिलताएं और दुष्प्रभाव काफ़ी सारे हैं, लेकिन बचाव करना आवश्यक है। समाधान क्या है ये जानेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वायु प्रदूषण के विषय में हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि क्या होते हैं इसके दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, विश्वनाथ सिंह राजपूत जी का एक ईमेल है, वो ये बोल रहे हैं कि आजकल यही जो है बताया जा रहा है, एडवाइस की जाती है कि क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है इसलिए बाहर अधिक समय तक ना रहें, लेकिन वो लोग जिन्हें बाहर ही काम करना हो उन्हें कौन सी सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी?
तो बिल्कुल सही है कि इस मौसम में अगर हम बाहर जाना अगर कम कर सकें, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए क्योंकि ज़्यादा असर पड़ सकता है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने पूछा कि अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो क्या करें, पहली चीज़ तो आप AQI देखें जिस एरिया में आप जा रहे हैं। अगर वहाँ एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है तो अगर आप अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर सकते हैं या उस टाइम जाएं जब धूप निकल जाए, क्योंकि तब थोड़ा सा जो एक ग्राउंड लेवल पोल्यूशन है वो हीट के कारण ऊपर आ जाता है, तो पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे कम हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाएं। मास्क से कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है। मास्क यूजुअली हम कहते हैं कि N95 मास्क लगाएं और टाइटली अपने मुंह के राउंड लगाएं, जिससे वो एक फ़िल्टर बन जाता है, जिससे कुछ हद तक पोल्यूशन आपके लंग्स में नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें मतलब ये इंडिविजुअल लेवल का हो गया, एट बिगर लेवल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इतना ख़राब हवा इस एरिया में ना हो, क्योंकि हर साल ये हम प्रॉब्लम देखते हैं और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जी, सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन जो इनके प्रभाव होते हैं बहुत सारे लोगों में तुरंत ही आने लगते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आवाज़ ख़राब होना, आवाज़ पर प्रभाव सबसे अधिक दिखता है। कुछ लोगों को खांसी होती है, आइज़ में इरिटेशन हो जाती है। श्वसन तंत्र के अलावा सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही एक्सपोज होता है और आँखों पर भी कुछ प्रभाव देखे जाते हैं, कितना समय लगता है अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय तक वायु प्रदूषण में रहता है या प्रदूषित वातावरण में रहे, तो किस तरह से जो प्रदूषण है वो हमारी कोशिकाओं में और पूरे शरीर के अन्य जो प्रणालियां हैं उन पर प्रभाव डालने लगता है? तो पोल्यूशन का अगर हम असर देखें तो एक तो हम कहते हैं एक्यूट इफेक्ट, जो एकदम होता है वो ये होता है कि जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जब वो एकदम सांस की नाली में पहुंचते हैं तो एकदम इरिटेशन करते हैं, सांस की नाली में सोजन करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके कारण सांस में तकलीफ़ होने लगती है, चेस्ट टाइटनेस होती है। और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम PM 2.5 कहते हैं या उससे भी छोटे साइज़ के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर, वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। हम लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वुलाई हैं, छोटे छोटे भाग हैं, उसमें पहुंच के खून की नालियों में आ जाते हैं और उसके बाद वो फिर शरीर के हर एक हिस्से में असर करने लगते हैं। जैसे डॉक्टर नारंग ने बताया कि जो हार्ट की नालियाँ हैं उसमें वो नैरोइंग कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ब्रेन में नालियाँ उसमें नैरोइंग कर सकते हैं। तो एक्यूट इफेक्ट जो है वो तो इमीडिएटली हो सकता है, कुछ घंटों में हो सकता है। और लोग बाहर जाते हैं, एकदम उनको लगता है कि शाम तक गला ख़राब हो गया या बोलने में मुश्किल हो रही है या सांस लेने में मुश्किल हो रही है, रात को खांसी हो जाती है, सांस की तकलीफ़ हो जाती है। क्रॉनिक इफेक्ट जो है उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं, जो हम कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो एक लैंडलॉक्ड एरिया है और जहाँ पे पोल्यूशन हमेशा सर्दियों में ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ये देखा गया है कि लोगों की जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसे लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, COPD है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो एकदम ज़्यादा पाई जा रही हैं। और वो जो जितना हम पहले देखते थे कि स्मोकिंग के कारण इफेक्ट है, वो देखा जा रहा है कि एयर पोल्यूशन के कारण उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया, ये भी कहा जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग ये माना जाए कि 20 सिगरेट अगर कोई एक दिन में पीता है उतना पोल्यूशन इनटेक कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम वी आर लिविंग इन अ गैस चेम्बर, जैसे लोग कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हुए भी सिगरेट पी रहे हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा होने लग गया है। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि सभी सतर्क हो जाएं, सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि समस्या सभी के लिए है, इसीलिए समाधान भी सभी को मिलकर ढूंढना है। फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ, TN चतुर्वेदी साहब हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। क्या जानना चाहते हैं आप? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टेस्ट वगैरह कुछ हो सकते हैं क्या? मिस्टर चतुर्वेदी, अपना सवाल आप दोहरा दें, आपकी आवाज़ साफ तौर पर नहीं सुन पाए हम। मेरा प्रश्न ये है, यदि किसी को मरीज को डस्ट एलर्जी है या कोई और की एलर्जी है तो इसके लिए हमें कहाँ टेस्ट करना चाहिए और क्या उपाय? जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एलर्जी की ये बात कर रहे हैं। श्वसन एलर्जी अगर किसी को है, दोनों ही केसेस में बता दीजिए, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी बार प्रेसिपिटेट हो जाती है, ट्रिगर कर जाती है पोल्यूशन की वजह से। अगर श्वसन एलर्जी है किसी को, तो वायु प्रदूषण कितनी जटिलता उत्पन्न कर सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको श्वसन एलर्जी होती है
तो आपके जो एयरवेज होते हैं, जो मिकोजा होती है, वो हाइपर रिएक्टिव होती है, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। कई बार तो बहुत स्पेसिफिक हीट होती है कि वो किसी पोलन से या किसी चीज़ से कर सकते हैं। ज़्यादातर समय ये एलर्जन के अलावा इसमें ट्रिगर्स भी एक्ट करते हैं। तो जो जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा, वो एलर्जन ना होते हुए भी वहाँ पर आपके चूँकि कंजेशन हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है, तो सारे सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं। दूसरा ये भी इंटरेक्शन पाया गया है कि जब वहाँ सूजन बढ़ती है तो अगर कम मात्रा में भी अगर पोलन्स होंगे या एलर्जेंस होंगे तो वो भी एंटर कर जाते हैं और वो ज़्यादा तकलीफ़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इनका। तो जिनको एलर्जी होती है, एलर्जन के एब्सेंस में भी वो इन ट्रिगर से ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी उतनी है। अब बच्चों के साथ थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे ज़्यादा क्यों एक्सपोज होते हैं। जो भी पोल्यूटेड एयर होती है वो हैवी होने की वजह से ग्राउंड लेवल के ज़्यादा नज़दीक होती है, और बच्चों की चूँकि जो ब्रीदिंग जोन है, जो उनकी हाइट छोटी होने की वजह से वो भी नीचे के तल पे ज़्यादा है कंपेयर टू एन अडल्ट। अगर हम 1 मिनट में रेस्पिरेटरी रेट देखें तो बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है। बच्चे चंचल होते हैं, ज़्यादा भागते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट और बढ़ता है। इन कारणों से अगर कहीं किसी एरिया में प्रदूषण है तो ये बच्चे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा उस हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। अब एक तरफ एक्सपोजर बढ़ गया, दूसरी तरफ एक डेवलपिंग लंग है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, तो उसकी जो उसको हैंडल करने की शक्ति होती है वो भी कम होती है, जिस कारण से इसका इम्पैक्ट एक डेवलपिंग लंग पे ज़्यादा सीवियर आता है। तो बच्चे इस लिहाज से थोड़ा जल्दी फंसते हैं, ज़्यादा देर तक उनके ऊपर इम्पैक्ट रहता है, और वो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, तो पूरे जीवन भर उसका असर चलता रहता है। और हर साल जैसे हम कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ता है, वो हर साल उसको एक रिमाइंडर और एक और बूस्टर देता है और ज़्यादा खराब होने के लिए। डॉक्टर वरिंदर सिंह, क्या इस खतरे को इस तरह से भी समझा जा सकता है? आपने 2 बातें कही कि एक, जो बच्चों का लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अभी डेवलपिंग है, यदि अभी ध्यान न दिया गया और अभी प्रभाव हो जाता है तो आने वाले वर्षों में कई अन्य तरह की जटिलताएं भी बच्चों को होने का खतरा होगा। जी बिल्कुल, जैसे मेरे साथियों ने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि धीरे धीरे जो क्रॉनिक असर होता है, जो वो शरीर के अंदर नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो PM2.5 जा रहा है, तो वो जब धमनियों पे असर करेगा, वो जब ब्रेन के कुछ हिस्सों पे असर करेगा, तो जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ेगा वो इन सब बीमारियों के लिए और उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, और चूंकि बच्चे का लाइफ स्पैन लंबा है कंपेयर टू एन एडल्ट, और वो डेवलपिंग है और ज़्यादा प्रोन है, इस वजह से उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर हमें स्वस्थ रखना है, और देश का भविष्य तो आने वाली पीढ़ी ही है, तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, एक क्षमता भी तो नहीं होती, जो एक बड़ा आदमी है वो अगर परिस्थिति के हिसाब से कवर कर सकता है नाक को, उस एरिया को अवॉइड कर सकता है, बच्चे को तो ये समझ भी नहीं होती कि उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो ना चाहते हुए भी एक्सपोज ज़्यादा हो जाता है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर राजीव नारंग, एक ईमेल है, सुदीप हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, ब्लड थिनर्स पर हैं, स्टेंटिंग उनकी एक बार हो चुकी है। इस मौसम में विशेष तौर पर, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको रेगुलर वॉक्स करनी है, अपने आहार पर भी ध्यान देना है, अगर वॉक करना है तो कौन सा समय उचित होगा, और अगर व्यायाम के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोई विशेष सावधानी जो उन्हें रखनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत मरीज़ों को ये दिक्कत होती है, उनका हार्ट की बीमारी उनको है, स्टेंट लग चुके हैं, दवाएं चल रही हैं, और जनरली इनको एडवाइस दी जाती है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो डेफिनेटली अच्छी होती है इनके लिए। तो लेकिन अब इस मौसम में प्रदूषण की बात आ जाती है, तो ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 1-2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि मास्क का इस्तेमाल करें इस पीरियड में। इस पीरियड में मास्क का इस्तेमाल करने से डेफिनेटली लॉजिकल लगता है कि फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि ऐसे टाइम पर बाहर ना जाएं जिस टाइम पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि दिन में भी कुछ टाइमों पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कुछ पर कम पोल्यूशन होता है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि लंच टाइम से थोड़ा पहले, जैसे 11 से 1 के बीच में पोल्यूशन कम होता है, धूप निकली होती है, मौसम थोड़ा साफ़ होता है, तो उस टाइम पर वॉक जो है आराम से करें, वॉक बेहतर रहती है रादर देन अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल जल्दी जाएंगे तो उस टाइम पर भी स्मोक सा होता है, शाम को भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो दोपहर का टाइम लंच टाइम के आसपास का ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहता है।
दूसरी बात है कि इनको ये मेडिसिन अपनी बराबर लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जो है प्रोटेक्टिव होती हैं, वो कंट्रोल रखती हैं, तो वो इस पीरियड में लेना उसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तीसरी बात है कि इनको, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी होती है इस पीरियड में ज़्यादा होने की, तो ब्लड प्रेशर की मशीन अपने पास रखें और ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पर लें। जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है मेडिसिन बढ़ाने की बात आएगी। जी, एक और चीज़ कह सकते हैं कि इस मौसम में, क्योंकि त्यौहार वगैरह भी आता है और थोड़ा ठंड का मौसम, तो लोगों के खाने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, ज़्यादा मिठाई वगैरह उसको ज़रा परहेज़ रखें। तो कम से कम डाइटरी कंट्रोल रखेंगे तो उससे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह कम रहेगा, तो उससे भी हार्ट का प्रोटेक्शन होने में फ़ायदा रहता है। जी डॉक्टर नारंग, एक प्रश्न और है आपके लिए। सुनीता जी हैं, वो ये कह रही हैं कि इस मौसम में, ये जो बदलता हुआ मौसम है, अक्टूबर नवंबर वाला जो मौसम होता है, दिल्ली में ही रहती हैं और इनको इस समय घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन साल भर ये ठीक रहती हैं। ये जानना चाह रहे हैं, उम्र है इनकी 58 इयर्स, कि इनको ये समझ नहीं आता है कि क्या मौसम में बदलाव की वजह से समस्या है या प्रदूषण का स्तर बढ़ा होने की वजह से इनको ये लक्षण हो रहे हैं, और अगर ये लक्षण प्रदूषण की वजह से है तो क्या ऐसे में दवा शुरू करने की उपयोगिता होगी या इंतजार किया जाए कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ समय में सामान्य हो जाएंगी? तो इन्होंने बताया कि इनको घबराहट होती है पोल्यूशन के पीरियड में, तो अब ये क्लियर नहीं है कि इनको पहले हार्ट डिजीज़ है और कोई दवाइयाँ इनकी चल रही हैं या नहीं, या ये नॉर्मल पर्सन है, अदरवाइज इनको सिर्फ घबराहट होती है। तो क्योंकि घबराहट के कई कारण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर इन्होंने लिखा है कि बीपी के लिए ये मेडिसिन लेती हैं। ओके, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो ब्लड प्रेशर का, जैसे मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस पीरियड में ब्लड प्रेशर राइज़ करने की टेंडेंसी होती है, विंटर्स में वैसे राइज़ होती है, पोल्यूशन से भी और राइज़ होने का बात होती है, तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बराबर लेना बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसमें भी घबराहट हो सकती है, तो एक कारण हो सकता है कि इनका बीपी उस टाइम पर ज़्यादा होता हो, तो इस वजह से घबराहट होती हो। अदरवाइज़ जिन मरीज़ों को हार्ट की बीमारी है, पहले ईमेल में बताया, उनको हार्ट की बीमारी है, स्टेंट लगे हैं, तो उनको अगर घबराहट हो रही है तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ईसीजी की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है 24 घंटे का ईसीजी, जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उससे पता लगेगा कि जिस टाइम पर इनको घबराहट हो रही है उसमें हार्ट की गति कुछ असर तो नहीं हो रहा है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये बातें नहीं हैं फिर भी इनको घबराहट है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके लिए बेटर ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कोई अगर रिदम की अगर प्रॉब्लम अगर आती है तो ईसीजी और होल्टर मॉनिटरिंग 2 टेस्ट हैं जिससे हम देख करके करते हैं कि हार्ट की गति की वजह से घबराहट तो नहीं हो रही। जी, तो आवश्यक है कि अगर आपको समस्या है तो एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखा लें, क्योंकि लक्षण हो रहे हैं तो इसे दस्तक माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बार खतरे जब आते हैं तो उसकी कोई आहट नहीं होती, इसलिए नज़रअंदाज ना करें और ख़तरे के आने का इंतज़ार ना करें। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों से कि किस तरह की सावधानियाँ आपको लेनी है और क्या किया जा सकता है इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव हैं, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर वरिंदर सिंह, डॉक्टर राजीव नारंग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं हमारे साथ। और फिलहाल एक कॉलर हैं जिन्होंने फ़ोन किया है कानपुर से, रामेंद्र नरूला जी हैं फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका रामेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम नमस्ते, मेरा रविंदर है, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैम मेरा ये प्रश्न है कि इस मौसम में जैसे खांसी लग जाती है बच्चों को या कुछ है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, नेबुलाइजर लगवाया या नहीं? जी डॉक्टर वरिंदर सिंह जी, अगर सांस की तकलीफ है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है और सांस की नलियों में सिकुड़ गई हैं तो ये दमे जैसे लक्षण होते हैं। और उसमें जो दवाई दी जाती है उसमें एक पद्धति नेबुलाइज़र भी होती है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, एक चलन चल चुका है। वो चलन ये है कि हर खांसी को हम ये मान लेते हैं कि ये सांस की तकलीफ़ है और हर खांसी में हम नज़दीक के केमिस्ट से नेबुलाइज़र लेके और दवाई लेके उसको खुद लगा लेते हैं और खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं बहुत से लोग। डॉक्टर वो नहीं करना, आपने डॉक्टर से पूछिए और उनको देखने दीजिए कि सांस की नली में असर है कि ये सिर्फ क्योंकि खांसी एक लक्षण है जो कि नाक से लेके और फेफड़े तक किसी भी हिस्से से आ सकता है। तो केवल खांसी होना या लगातार खांसते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को सांस की नली में अंदर सूजन है जिसके लिए नेबुलाइज़र की ज़रूरत है। ये उसका भी लक्षण है और चीज़ों का भी लक्षण है, और जिसका जो डिफरेंस है वो एक डॉक्टर या ट्रेंड आदमी ही उसको बच्चे की छाती को सुन के आपको बता सकता है। आपके लिए पता करना मुश्किल होगा। ये एक मोटे तौर पे है। एक बच्चा हो सकता है जिसको मालूम है कि इसको दमा की तकलीफ़ है, इसको बार बार होता है, उसमें हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि कई बार इतना समय ही नहीं रहता कि आप डॉक्टर तक पहुंच पाएँ, या रात में हो गया आप सवेरे तक वेट करें, इतना सीवियर नहीं है, तो आप घर पे उसको, अगर ऐसा आपके पास एक होम एक्शन प्लान है तो आप उसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उतने एक लिमिटेड तरीके से सेल्फ मेडिकेशन तो अलाउड है, क्योंकि वो सेल्फ नहीं है, उसमें आपको ऑलरेडी एडवाइस दी गई है बच्चे को देखने के बाद। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी को नेबुलाइज़र देना चाहिए। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये जो रेस्पिरेटरी के लक्षण आते हैं बहुत ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं, किसी को एलर्जी है, एस्थमा है या COPD है, किस तरह से कोई व्यक्ति एयर पोल्यूशन की स्थिति में रिएक्ट करेगा ये जानना शायद सामान्य व्यक्ति के लिए उतना सरल नहीं होता। कब ये जान ले कि समस्या सामान्य से बढ़ गई है और ऐसी अवस्था में सिम्टम्स को मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो आपने ठीक कहा, जैसे हम दमे की बात करें या एडल्ट्स में हम कहते हैं COPD जो धूम्रपान या पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, उसकी बात करें तो लक्षण काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं और कई दफ़ा ट्रीटमेंट में भी ओवरलैप होता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका पहले डायग्नोसिस ठीक से हो, और उसमें अगर ये लक्षण हो कि आपको एकदम सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कि जो आपका बेसलाइन है उससे ज़्यादा आपको सांस चढ़ने लग रहा है। आजकल लोग घर में ऑक्सीमीटर भी रखते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम हो रही है या एकदम सांस नहीं ले पा रहे या खांसी बहुत हो रही है, हम कहते हैं खांसी का अटैक हो रहा है कि आप बार बार खांस रहे हो, रात को बार बार उठना पड़ रहा है आपको खांसी के कारण, या अगर ऐसे हो रहा है कि आप इन्हेलर ले रहे हो और आपको डॉक्टर ने इन्हेलर लिखा हुआ है और इन्हेलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि आप पहले इन्हेलर कभी कभी लेते थे या दिन में एक दफ़ा लेना पड़ रहा था, अब हर 2-3 घंटे में या 6 घंटे में 8 घंटे में लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपकी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है और आपको एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। कई दफ़ा एक एक्शन प्लान भी होता है जो हम डॉक्टर्स देते हैं कि आपके साथ अगर तकलीफ़ हो तो आप ये दवाई बढ़ा दो, ये शुरू कर दो, तो आपको वो दवाई शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सांस की तकलीफ़ एकदम बढ़ रही हो, छाती में टाइटनेस हो, घबराहट हो रही हो या सैचुरेशन कम हो रही हो, अगर आप ऑक्सीमीटर घर पे रख रहे हो, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर संपर्क करना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि एकदम जो वायु प्रदूषण होता है तो सांस की तकलीफ़ एकदम ख़राब हो सकती है, चाहे वो दमे के पेशेंट हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस या COPD के पेशेंट हो। तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जैसे डॉक्टर वरिंदर सिंह ने कहा बच्चों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात की जाए, ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी से संबंधित, कौन सी अवस्था एक मेडिकल इमरजेंसी में तब्दील हो सकती है और उस समय कितना समय रहता है व्यक्ति के पास? क्योंकि आमतौर पर सामान्य व्यक्ति को अगर पहली बार समस्या हो रही है तो समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। व्यक्ति को अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अस्पताल में, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातें बताना चाहेंगे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे में?
अगर आपको एकदम सांस की तकलीफ हो, बिल्कुल सांस ले ही नहीं पा रहे हो, छाती में बहुत टाइटनेस हो या ड्राउजीनेस हो, आप सुस्ती हो रही है, स्पेशली बच्चों में या बुजुर्ग में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि वो हाथ या पैर नीले पड़ रहे हैं, तो ये एक इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी है और आपको एकदम साथ वाले हॉस्पिटल में मरीज़ को लेके जाना चाहिए, अपने पेशेंट को लेके जाना चाहिए। हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में घर पे आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हम नेबुलाइज़र दे देते हैं, शायद वो सेटल हो जाएंगे, उसमें कभी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और कभी एकदम पेशेंट जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तो ऑलरेडी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि एकदम वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये लक्षण को समझें और उनको एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह लेके जाएं। अपनी तरफ से घर में अपने जो घर के नुस्खे हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जी, एक ईमेल आया है डॉक्टर राजीव आपके लिए है। दीपक जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो किसी को हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, ऐसे में क्या संभावना हो सकती है कि वायु प्रदूषण की वजह से पहली बार ही किसी को हृदय संबंधित लक्षण आए? नहीं, अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट प्रेडिक्टर है। तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, खासकर हम कहते हैं प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ की हो, जैसे 50 साल से पहले किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाए, तो उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स को, बाकियों को चेक कराना चाहिए अपने डॉक्टर से मिल करके। खासकर उनको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह और लिपिड प्रोफाइल जो कहते हैं वो करानी चाहिए। तो उससे पता लगता है कि भाई उनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या दूसरे लिपिड्स बड़े ना हुए हों, क्योंकि उनका फिर इलाज किया जा सकता है ताकि हार्ट डिजीज़ आगे प्रिवेंट हो। तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। उनको दूसरी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर का चेकअप करा लेना चाहिए ताकि बीपी ज़्यादा ना जाए। स्मोकिंग अवॉइड कर लेनी चाहिए। उनको एक बार शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए साल में एक बारी, ताकि पता लगे कोई डायबिटीज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि उससे फिर बढ़ेगा। और इन मरीज़ों को फिर जैसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे पोल्यूटेड एरिया में ध्यान रखना चाहिए जैसे बाकी लोगों को ध्यान रखना है। मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि पोल्यूशन ना हो, व्हीकल्स का यूज़ कम करें और आसपास देखें कहीं धुआं हो रहा है तो उसका रिपोर्ट करें ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके। तो अपनी लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी में ट्राई करें कि पोल्यूशन ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने से सभी को फ़ायदा होगा। जी, इसमें बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। जब हम कहते हैं कि सोसाइटी में हम प्रदूषण को कैसे कम करें, कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्कूल व्हीकल्स, जब स्कूल सुबह खुलता है तो ठंड का मौसम, उसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा है और सारी की सारी जो लोग छोड़ने आ रहे हैं या बसेज हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं। उनका एग्जॉस्ट बच्चे के फेस लेवल पे है और वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उस 5-10 मिनट में जितने बच्चे उस व्हीकल से उतरते हैं और अपने स्कूल के गेट तक जाते हैं। तो कम से कम पैदल चलने वालों के लिए अगर अलग गेट हो, अलग रास्ता हो, स्कूल के कई बार आगे और पीछे 2 गेट होते हैं, व्हीकलर गेट सेपरेट कर दिए जाएँ और अगर स्कूल सिर्फ इतना ही देखे कि एक एक व्हीकल करके उसमें से उतरें, तो बहुत सारा एक्सपोजर उस बच्चे का जो उस 10 मिनट में होना है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये हर रोज़ की बात है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हम ध्यान करें, तो अब पूरे वातावरण को चेंज करना तो शायद उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर कुछ चीज़ें जो अभी प्रभाव कर रही हैं उनका असर हम कम कर सकते हैं। जी, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो छोटे छोटे कदम लेकर ही एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी को अपना योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी के योगदान से ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और जानकारी लेंगे वायु प्रदूषण की समस्या के समाधानों के विषय में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं,
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एयर पोल्यूशन और क्या है उसके दुष्प्रभाव, ये जान रहे हैं विशेषज्ञों से। साथ ही विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कौन से वो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय हैं जिनके माध्यम से इस समस्या को कम करने में सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि हम अगर अपने को सेफ कर लेते हैं, यानी अगर अंदर बैठे रहते हैं, एयर प्यूरिफायर्स का प्रयोग करते हैं, तो शायद हम सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, और किस तरह से इस समस्या के समाधान में अपना योगदान हर एक व्यक्ति दे सकता है? तो ये धारणा गलत है कि अगर हम अंदर रहेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो लोग कहते हैं कि हम आरओ लगा लेंगे, पानी ठीक पी लेंगे तो हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। वायु के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वायु हर जगह होती है और आउटडोर एयर जो है वो अंदर भी आ जाती है और इंडोर पोल्यूशन करती है, और ये बहुत स्टडीज़ ने शो किया है। इसलिए सब लोगों को साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना है। और आपने सही कहा कि हर एक को अपने लेवल पे भी कुछ करने की ज़रूरत है, और साथ साथ एक पॉलिसी लेवल पे भी सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हम बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, स्कूल बस में जाएं। हर एक बच्चा अपनी गाड़ी में जाएगा तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगी। और बहुत स्टडीज़ ने ये शो किया कि जब स्कूल खुलता है और जब स्कूल बंद करता है, अगर हम स्कूल के गेट के बाहर एक मॉनिटर लगा के देखें कि एयर क्वालिटी कैसी है, तो उस समय सबसे ख़राब हवा होती है, और ये बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं वो यही हवा को अपने सांस की नाली से अंदर ले रहे होते हैं। दूसरा, सर्दियों में हम ये देखते हैं हर एक कॉलोनी में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी आग जला लेते हैं लकड़ी इकट्ठी करके, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। उनको अगर हम हीटर दे पाएँ, इलेक्ट्रिक हीटर दे पाएँ, तो ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। हर एक कॉलोनी में रात को अगर आप जाओगे, अब सर्दियों में देखोगे तो छोटी छोटी आगें जली होती हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और ये लोग बाहर बैठे होते हैं। तो हमें अपने लेवल पे, अपनी कॉलोनी के लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट जाना है तो पैदल चल के जाएं, अगर पास में है, गाड़ी में जाना ज़रूरी नहीं है। तो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जितना यूज़ कर सकें वो ज़रूर यूज़ करें, और अगर इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। तो अपने लेवल पे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों को समझना ज़रूरी है, अडल्ट्स को समझना ज़रूरी है, और सबको साथ मिलके अपनी तरफ से ये मुहिम चलानी चाहिए कि हम अपने एरिया में क्या कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन उस एरिया में कम हो। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा। अगर हम अपने घर में बैठे रहें तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है जी, क्योंकि आंखें मूंद लेने से खतरा नहीं टलता है। डॉक्टर राजीव, पैरालिसिस या स्ट्रोक के मामले भी काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करते हैं इस दौरान, और जो उसका इम्पैक्ट है वो भी लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि डैमेज जो हो गया, कितनी रिकवरी होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। किस तरह की सतर्कता रखने की आवश्यकता है अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप में आता है? और विशेष तौर पर बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि यदि घबराहट हो रही है तो कुछ ही समय की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। कौन से रेड फ्लैग साइंस बताना चाहेंगे जिसे लेकर बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो हार्ट अटैक जैसा ही है। जैसे हार्ट में अचानक ब्लड के रुकने से मरीज़ को छाती में दर्द हो जाता है और हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, इस तरह ब्रेन में अचानक ब्लड रुकने से ब्रेन का डैमेज हो जाता है और पेशेंट को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। और इसमें जो ब्रेन में नस जाती है, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं उसमें, तो उसमें भी प्लाक जमा होता है, जिस तरह से हार्ट की नसों में प्लाक जमा होता है। दोनों के कारण सिमिलर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, लिपिड प्रोफाइल ख़राब होना है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो स्ट्रोक के लिए ज़्यादा खतरनाक है। खासकर तो जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है ज़्यादा टाइम तक, उनको स्ट्रोक का खतरा उनको ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमने देखा है कि सर्दियों में और पोल्यूशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क होता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें दूसरी बात यह है कि एक चेक स्टडी आई थी, उसमें जो कैरोटिड आर्टरीज़ में प्लाक होते हैं, सर्जरी में जब उनको निकाला गया तो उनकी स्टडी करी गई। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करी और नैनो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स देखे।
तो पता लगा कि उन कैरोटिड आर्टरी में नैनो माइक्रो प्लास्टिक बहुत मरीजों में बढ़े हुए थे, और जिन मरीजों में वो बढ़े हुए थे उन मरीजों को आगे जाकर के अगले 2-3 सालों में भी हार्ट अटैक और दूसरे एडवर्स इवेंट्स होने का खतरा बढ़ा हुआ था। तो ये अब दिखा गया है कि जो हवा में प्रदूषण में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, नैनो पार्ट प्लास्टिक्स होते हैं, वो शरीर में अंदर एंटर करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और प्लाक्स में जमा हो जाते हैं, और इसलिए हो सकता है वो दुष्प्रभाव कर रहे हों हेल्थ का, प्लाक्स जमा कर रहे हों। तो इस वजह से पोल्यूशन का कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर वरिंदर सिंह, एक सवाल है, सुदीप्त हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कितने छोटे बच्चों को मास्क लगाया जा सकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, और अगर बाहर जाना हो ऐसे में कौन सी आयु से मास्क का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, छोटे बच्चे कई बार मास्क नहीं अच्छे से एक्सेप्ट करते, और ये बहुत इंडिविजुअलाइज है। कुछ बच्चे देख के एक नकल करते हुए लगा लेते हैं, और कुछ बच्चे उससे एक बार चिढ़ जाते हैं तो नहीं लगाना चाहते। तो कोई उम्र ऐसी नहीं है जब नहीं लगा सकते, जब अगर आपका बच्चा उसको टॉलरेट करे। असल में होता क्या है कि हमें लगता है कि अगर हम ढीला ढाला मास्क भी लगा देंगे तो वो काम करेगा, वो उससे फ़ायदा नहीं होता। अगर ये टाइट फिटिंग नहीं है तो वो उतना कारगर नहीं रह सकता, क्योंकि जो वायु है वो कम से कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से अंदर चली जाएगी जब आप सांस लेंगे। तो अगर वो लूज़ है तो उसके साइड से वो अंदर जा सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह कारगर नहीं, तो थोड़ा बहुत कारगर होता है। मुझे ये लगता है कि बच्चों में जब भी हम बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। वायु प्रदूषण जब हो रहा है उस समय वायरसेस भी साथ में घूम रहे हैं और इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर ज़्यादा खराबी करते हैं। तो उस लिहाज से मास्क का, बच्चे जैसे सरफेस टच करके नाक को टच करते हैं, तो रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं ये सिक्रीशंस में ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खांस के हों, और बच्चे को अगर हाथ धोने की आदत हो और मास्क हो और सीधा नाक नहीं टच करे तो उससे वो थोड़ा बच सकता है। तो प्रदूषण पर तो शायद इसका असर इतना नहीं है, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन बनता है दो चीज़ों का, उसमें अगर बच्चा मास्क लगाता है तो उसको थोड़ी मदद मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक चीज़ जब शुरुआत से बच्चा देखता है तो एक नॉर्मल उसका पैटर्न बन जाता है, उसे लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है। तो बड़े जैसे जैसे वो थोड़े से समझ उनकी बेहतर होती है तो एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है। तो ये लेकिन बहुत इंडिविजुअलाइज चीज़ है। कुछ बच्चे एकदम अगर उससे खौफ खा जाएंगे या उससे उनको एक तरह की एंटेगनिज्म हो जाएगा तो फिर वो उसको टॉलरेट नहीं करते। तो ये ज़बरदस्ती ना करें, अगर बच्चा एक्सेप्ट करता है तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट अगर लूज़ बंधा हुआ है तो लिमिटेड है, और बच्चों में टाइट करके N95 देना संभव नहीं होता। जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, रोहित सेठी जी का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वायु प्रदूषण की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या बढ़ सकती है? यहाँ पर ज़रूर चाहेंगे कि आप ऑटो इम्यूनिटी का जिक्र भी अवश्य कर दें कि क्या वायु प्रदूषण ऑटो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है? इनका बिल्कुल सही, ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी लिंक अब देखा गया है एयर पोल्यूशन से। एक स्टडी एम्स से ही हुई है जिसमें देखा गया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस उस जगह ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे पोल्यूशन के लेवल ज़्यादा है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये डिसरेगुलेट करता है, जिसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ जो बेटर कंट्रोल थी या जो पहले दबी हुई थी वो ओवर एक्सप्रेस हो जाती हैं, और उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बढ़ सकती हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट फेफड़ों पे या दिल पे होता है और एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है, अब ये देखा जा रहा है कि एयर पोल्यूशन स्पेशली जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हैं, और उनके ऊपर कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं जिसको हम कहते हैं हिच हाइकर्स, वो हवा में जब चल जाते हैं अंदर हमारे शरीर में आ जाते हैं तो शरीर के ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, चाहे वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। और हम एक्यूट इफेक्ट की तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हो रहा है जी, तो इतने सालों से लोग इस एयर पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लॉन्जिविटी दोनों पे असर कर रहा है। जी। डॉक्टर वरिंदर सिंह, बच्चों में कौन से लक्षण को एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाए, क्योंकि बच्चों की स्थिति में समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और कम भी रहता है। किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और कितना आवश्यक है कि तुरंत उनको एक अस्पताल या विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए ऐसे में? तो सामान्यतः एक जिस तरह से बच्चा सांस लेता है, माँ बाप को एक अंदेशा होता है कि इतनी तेज़ ही सांस लेता है। अगर आपको लगे कि ये गति बढ़ रही है
या आपको लगे कि सांस लेते हुए बच्चे के नथुने फूल रहे हैं या गड्ढे बढ़ रहे हैं, तो जिसको हम लेबर्ड ब्रीदिंग कहते हैं, तो इसका मतलब है ये एक सीरियस मामला है, ये आम खांसी नहीं है। तो जिस खांसी में सांस की गति तेज हो जाए या बच्चे की छाती धंसनी शुरू हो जाए, छाती के ऊपर यहाँ गले में यहाँ कुछ धंसना शुरू हो जाए, या सांस के अंदर कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाए जो कि नाक से नहीं आ रही हो, अगर आप ये डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वो होता है जानने का तरीका। नथुने फूलना एक सबसे पहला लक्षण होता है जो बताता है कि हाँ अब इस बच्चे को जो है सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जो आमतौर पे घर पे पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में कारगर नहीं होते, क्योंकि उंगली छोटी होने की वजह से वो पूरी तक सेंसर की डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपके पास ऐसे साइज़ का सेंसर है जो कि यूनिवर्सल है और बच्चों में, छोटे बच्चों में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो एक SpO2, चूँकि कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर वो उंगली पूरी नहीं जाई तो वो जो रीडिंग है वो गलत भी हो सकती है। नीला बल्ब बहुत देर बाद आता है और उस तक पहुँचे हैं तो हम शायद बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन वो भी एक लक्षण है शरीर में ऑक्सीजन के कम होने का। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है या बहुत उनींदा हो जाता है तो भी समझें कि हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये जो लक्षण है ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, क्योंकि बुखार के साथ भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुखार के साथ भी थोड़े से वो सुस्त हो जाते हैं, लेकिन बुखार उतरने के बाद भी अगर सुस्तपन चलता जा रहा है तो वो एक डेंजर साइन है। राइट, तो ये सतर्क रहना ज़रूरी है कि अगर कोई असामान्य लक्षण हो रहे हैं, समय नष्ट न करें, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं और क्या किया जाना चाहिए ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे टोटल हेल्थ में। आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वायु प्रदूषण के विषय में हम बात कर रहे हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर वरिंदर सिंह आपसे कि जो प्रदूषण नजर आए सिर्फ वही हानिकारक हो सकता है? नहीं, जो ना नज़र आए वो ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमें नज़र नहीं आती, हमें तो सिर्फ धुआं और मिट्टी नज़र आता है। तो जो सांस के अंदर जा सकता है वो तो आमतौर पे आंख से नज़र ही नहीं आता, वो बहुत पतला होता है। राइट। डॉक्टर राजीव, क्या सिर्फ श्वसन तंत्र ही इससे प्रभावित होता है, बाकी शरीर के अंग सुरक्षित रहते हैं? नहीं, पोल्यूशन तो सारे शरीर को असर करता है। खासकर हम बात कर रहे हैं कि हार्ट को, ब्रेन के, नसों को असर करता है। ब्लड वेसल्स के अंदर एक लेयर होती है एंडोथीलियम की, और ये देखा गया, प्रूवन है कि एंडोथील फंक्शन उससे प्रदूषण से फर्क पड़ता है, उससे असर होता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या वायु प्रदूषण की वजह से गले में खराश, दर्द या खांसी जैसे सामान्य लक्षण ही होते हैं? नहीं, ये लक्षण भी होते हैं, लेकिन इसके साथ और लक्षण भी हो सकते हैं। सांस की तकलीफ बढ़ सकती है, दमे के और COPD भी बढ़ सकता है। डॉक्टर वरिंदर सिंह, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है, अगर एक ही वातावरण में कोई रहता है तो इम्यून हो जाता है, वैसे बच्चे अगर ज़्यादा प्रदूषण में रहेंगे तो इससे इम्यून हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं, इससे तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। डॉक्टर राजीव, क्या लंग्स, इम्यूनिटी या फिर हमारी ग्रोथ, इससे क्या प्रभावित हो सकती है वायु प्रदूषण की वजह से? ये सभी वायु प्रदूषण से प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ है, लंग्स की ग्रोथ है। ऑपरेशन करते जो सर्जरी, हार्ट की सर्जरी होती है, तो देखा गया जो लोग सिटी से आते हैं उनके लंग्स काले हुए होते हैं। तो प्रदूषण सारे बॉडी को प्रभावित करता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या एयर पोल्यूशन की वजह से मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो सकती? बिल्कुल गलत। हम ये स्टडीज़ ने शो किया कि एयर पोल्यूशन के कारण मेडिकल इमरजेंसी ज़रूर होती हैं।
डॉक्टर वरिंदर सिंह, नेबुलाइज करना इन्फेंट्स या बच्चों में श्वसन संबंधी समस्या को जल्द ठीक करने का एक प्रभावशाली उपाय है जो सभी में काम करता है। नहीं, ये जल्द काम करता है, ये बात सही है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड जगह है, एक सेवेरिटी है जिसमें इस्तेमाल होना चाहिए, और ये इसमें बहुत ज़्यादा दवा भी होती है, तो इसको बिना एडवाइस के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सेल्फ यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजीव, अधिक थकान महसूस होना, सीने में भारीपन होना, पैल्पिटेशन होना, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ होता नहीं है वायु प्रदूषण की वजह से? नहीं, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। वायु प्रदूषण की वजह से ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है, और खासकर जो ओल्डर लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज़ का है, उनको अगर छाती में भारीपन वगैरह हो तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इवन इमरजेंसी में जाना चाहिए पता करने के लिए कि छाती में भारीपन क्यों आ रहा है, वो तो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। राइट। डॉक्टर वरिंदर सिंह, क्या नाक दमनी के पौधे लगाना, घर के अंदर ही बैठ जाना एक आसान उपाय है वायु प्रदूषण से बचने का? अगर हम वायु को एक सीमित सी जगह में रख सकते और उसी में खुद रह सकते तो शायद ऐसे एयर प्योरीफायर, चाहे वो नेचुरल हो या मशीनी हो, तो काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा बंटवारा होता नहीं है, ऐसे पैकेज कर नहीं सकते, तो मुझे नहीं मालूम कि इससे कितना एक बेनिफिट होगा। पौधा है, लगाना चाहते हैं ज़रूर लगा लीजिए, सुंदर भी लगता है, कुछ ऑक्सीजन भी देता तो अच्छी बात है, लेकिन केवल उस पर निर्भर नहीं रह सकते। जी, और इससे श्योर भी नहीं हो सकते कि ऐसा लगाया एक शील्ड बन गई और आप वायु प्रदूषण से बच गए। डॉक्टर राजीव, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी को जिन पर वायु प्रदूषण का प्रभाव है, क्योंकि हम सभी उसमें शामिल हैं? ये वायु प्रदूषण के लिए हमें सबको अवेयर होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने आसपास करें कि इसका वायु प्रदूषण ना हो, और अपना खुद का ध्यान रखें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और कोई सिम्टम हो तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि समस्या सभी के लिए है और उपाय हम सभी के हाथ में ही है। शायद ये समझना ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक साइलेंट किलर है, इसलिए हम सबको साथ साथ इसके सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अपने लेवल पे हमें काम करना है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, हम अपने लेवल पे एयर पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, और सब लोगों को मिल के पॉलिसी डिसीजन में भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। एक वाक्य में आपका संदेश डॉक्टर वरिंदर सिंह? मैं केवल ये कहूँगा, केवल नीति की तरफ, सरकार की तरफ ना देखें, अपना दायित्व समझें। आपके हाथ में बहुत कुछ है जिससे आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वरिंदर सिंह, डॉक्टर राजीव नारंग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप सभी ने विस्तार से बताया है कि वायु प्रदूषण सभी के लिए खतरा है, इसलिए आवश्यक है कि सभी इसमें अपना योगदान दें, यानी कि छोटे छोटे उपाय करें। ऐसा नहीं कि फैशन के लिए मास्क लगा लिया, कहीं चालान ना कट जाए तो हेलमेट लगा लिया, क्योंकि ये इस तरह की समस्या से समाधान का उपाय नहीं है। कहा जाता है कि अगर हौसला है तो मंजिल मिल जाएगी, न मिली आज तो कल मिल जाएगी, न पथ से भटक, न हिम्मत को हार, क्योंकि अगर खुद पर विश्वास है तो मंजिल और राह अवश्य मिल जाएगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में, जो है हमारा प्राचीन ज्ञान और स्वस्थ रखने के लिए देता है अपना योगदान। आज के विषय में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।